तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का लेक्चर नंबर 5। इसके जो 4 लेक्चर थे उसके अंदर आपने बहुत सी चीज़ें कवर कर लिए। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, कि चार तरह के टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। 4 तरह के रिएक्शंस होते हैं। पढ़े थे आपने कॉम्बिनेशन, डीकॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो उसको आपने अगर आप देख लिए होंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। इसके बाद आज का जो लेक्चर है दैट्स कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एकदम सिंपल टॉपिक है, अंडरस्टैंड करना है आपको, सिर्फ समझ लेना है और कुछ नहीं। आज का जो लेक्चर होगा उसको आपको अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ समझना है। ज़्यादा इसमें सिर्फ थ्री भरा होगा तो ज़्यादा टाइम पास करने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको समझ लेंगे होते क्या हैं। और इसका टॉपिक है दैट्स कॉल्ड व्हाट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वो भी बहुत इतना खास टॉपिक वो भी है नहीं, इसे आपके 10th के अंदर आपको ज़्यादा काम नहीं आता ना, ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर एक बार उसको समझ लेंगे, है एकदम हलवा। तो उसको मैं आपको बताऊंगा एक अलग तरीके से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझ गए? तो कैसे आप सब आप होंगे बढ़िया और कर रहे होंगे पढ़ाई। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, इसका 5th लेक्चर, और उसे पढ़ेंगे हम एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा हूं एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड व्हाट, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये होते क्या है, व्हाट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड व्हाट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल समझना। इसको प्रोसेस बोलो, इसको रिएक्शन बोलो। ये होते क्या है सर, होते क्या है? देखो बहुत हलवा। देखो एंडो मतलब क्या होता है, देखो एंडो, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, दैट्स कॉल्ड एंडोथर्मिक। और एक होता है एक्सो। एक क्या होता है, एक्सो। एंडो और एक्सो ये होते क्या है? देखो आपको मालूम है कि किसी रिएक्शंस के अंदर हीट लगता है कि लगता है, हाँ से लगता है। कभी हीट मिलती है और कभी हीट निकलती है। आपने बहुत सारे रिएक्शन ऐसे देखे जिनमें हीट लगती है, मतलब उनको हीट चाहिए होता है, और किन्हीं में हीट निकलती है, मतलब हीट बाहर जाती है। तो 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक को हीट मिलती है और एक को हीट निकलती है, बस वही है। एंडो मतलब होता है कि अंदर आना, क्या ना, अंदर आना, क्या करना, अंदर आना। और वी कैन से दैट्स इंटर करना, क्या करना, इंटर्ड करना, अंदर आना। एंडो मतलब होता है आना, अंदर आना, हीट का अंदर आना। थर्मिक मतलब होता है हीट, इसका मतलब होता है हीट। थर्मिक, एंडो मतलब अंदर, थर्मिक मतलब होता है हीट। क्या होता है, हीट होता है। थर्मो मतलब हीट होता है। देखो थर्मो मतलब होता है हीट, तो थर्मिक मतलब क्या होगा, हीट होगा। तो हीट का इंटर करना दैट्स कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर हीट क्या होती है, इंटर करती है, क्या करती है, इंटर करती है, दैट्स कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब ऐसे रिएक्शंस जिनको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देखो क्या लिखा हूं मैंने, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन जिनको हीट की क्या होती है, जरूरत होती है, जिनके अंदर हीट क्या होती है, क्या करती है, कंबाइन करती है, जिनके अंदर हीट क्या होती है, इंटर करती है। समझ गए? एंडो मतलब होता है आना, हीट का आना, हीट का आना। किसी रिएक्शन के अंदर अगर हीट आती है दैट्स कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं सर। देखो दूसरा रिएक्शन इन विच द हीट इज इंटर्ड और कंबाइन फ्रॉम द रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या होती आती है, हीट क्या करती है, इंटर करती है, हीट क्या करती है, कंबाइन करती है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब हीट का आना, दैट्स कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, ये होता है क्या, आपने एक रिएक्शन पढ़ा था, आपको याद है CaCO3 का, अब डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद है? डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे, ये वो आप देखा होगा जो चूने पत्थर होता है बहुत हल्का होता है, वही है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे अप्रॉक्स 1000 डिग्री पे, इतने अगर आप उसको क्या करोगे, हीट करोगे, तो आपको मालूम है कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। आपको इतना मालूम होगा। तो आपने इस रिएक्शन के अंदर आपने हीट दिया, आपको यहाँ पर हीट देना पड़ेगा। देखो आप इसको ऐसा लिखो, इसको ऐसा लिखो, बात एक ही है। CaCO3 प्लस हीट, इसको ऐसा लिखो, इसको ऐसा लिखो, बात एक ही है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखो हीट। तो उसको आप ऐसा लिखो, बात एक ही है। तो आपने इस रिएक्शन के अंदर आपने हीट इसको दिया, आपने हीट इसको दिया। अगर इस एरो से पहले है मतलब आप हीट दे रहे हो, एरो के बाद है मतलब हीट निकल रही है। आया समझ में? मैं क्या बोलूँ, अगर एरो से पहले है मतलब हीट मिल रही है, और एरो के बाद है मतलब हीट निकल रही है। इसका मतलब कि इसको हीट मिल रही है, इसको हीट मिल रही है, ये हीट ये इससे क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, इसको हीट की ज़रूरत है। आपको मालूम भी है कि इसको तोड़ने के लिए हीट चाहिए होता है, मतलब हीट इसमें क्या होगी, मिलेगी हीट, इससे क्या होगी, कंबाइन होगी। मतलब इस जो रिएक्शन है वो क्या आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं सर इसको हीट मिल रही है, इसके अंदर ये हीट जा रही है, इंटर कर रही है, मतलब ये क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं सर। दोज रिएक्शन इन विच द हीट इज इंटर और कंबाइन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए? हीट अगर आ रही है तो क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इससे पहले आ रही मतलब आ रही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या है, इसका उल्टा क्या है, दैट्स कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट्स कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब क्या होता है, एग्जिट, बाहर होना, क्या होना, बाहर होना। एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर होना, क्या होना, बाहर मतलब रिलीज होना, क्या होना, रिलीज होना, क्या होना, रिलीज होना। और इसका मतलब होता है हीट, क्या होता है, हीट।
मतलब अगर हीट क्या होगी, रिलीज क्या होगी, अगर हीट क्या होगी, रिलीज होगी, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीजेस, हीट क्या होगा, रिलीज होगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। देखो दूसरा रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन इज कॉल्ड टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या होती है, रिलीज होती है, उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं सर, समझ गया। दूसरा रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन इज कॉल्ड टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या होती है, निकलती है, रिलीज होती है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल सर, आपने ये एग्जांपल देख चुके हो, अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के डाल दोगे तो आपको मालूम है क्या बनने वाला है, हाँ सर मालूम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, हीट रिलीज होती है, यहाँ पे हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो आपको मालूम है इस रिएक्शन के अंदर हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। जब हीट रिलीज होती है, एग्जिट होती है, तो उसको आप क्या बोलते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हो। मतलब ये जो रिएक्शन है वो एग्जांपल ऑफ क्या, एक्सोथर्मिक का ही एग्जांपल है। समझ गए, दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए, सिंपल एकदम, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो होता क्या एग्जांपल, होता क्या एग्जांपल, बस ये आता है पेपर में यही आता है, समझ लो। अगर आएगा पेपर में व्हाट इज एंडोथर्मिक लिख लोगे, व्हाट इज एक्सोथर्मिक लिख लोगे, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। अब देखो ये समझ के होता है क्या, एग्जाम्पल्स भी है, इनके क्या एग्जाम्पल्स भी है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल होता है कि मेल्टिंग ऑफ आइस। आपको मालूम है मेल्टिंग ऑफ आइस के वो क्या होता है, आपको अगर आप आइस को मेल्ट करोगे, आपने आइस लेके आया, आइस जो होती है वो कब होती है, 0 डिग्री पे क्या होती है, वो आइस होती है। जो आइस आपका कब होता है, 0 डिग्री पे होता है। फिर आप जब उसको लेके आते हो, अब छोड़ दिया, अब आपको मालूम है अब आइस क्या करेगा, अब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो आइस है उसका जो टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री होता है। और आपको मालूम है उसकी जो सराउंडिंग है, आपने अपने आइस को लेके आया, आइस के बाहर का जो टेम्परेचर क्या ज़्यादा होता है, 25 डिग्री 30 डिग्री, मान कितना है, 30 डिग्री है। तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका क्या टेम्परेचर कम है, तब क्या होगा, टेम्परेचर फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। आपको टेम्परेचर कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर। अरे भैया मालूम है नहीं मालूम है भैया, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हायर टू लोअर। हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। अब ये है 30 डिग्री, ये है 0 डिग्री, कहाँ से कहाँ फ्लो की, 30 से यहाँ से फ्लो करेगी, क्योंकि 30 क्या ज़्यादा है, ये कम है, तो हीट यहाँ से क्या करेगी, फ्लो करेगी। अब मतलब ये हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ से हीट फ्लो करेगी तो हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जब एब्जॉर्ब करेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर आपको मालूम है फिर ये जो आपका आइस है वो क्या बन जाएगा, फिर लिक्विड बन जाएगा, बिकॉज ऑफ दे एब्जॉर्ब द हीट। देखो एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इंटर बोलो या फिर एब्जॉर्ब बोलो, बात एक ही है। एब्जॉर्ब बोलो, क्या बोलो, एब्जॉर्ब बोल दो तो बात एक ही है। एब्जॉर्ब करना, इंटर करना, कंबाइन, सब बात एक ही है। समझ गए। तो ये एग्जांपल है किसका, मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि आइस जब आप लेके आओगे तो आइस का जो टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री होगा, उसके जो सराउंडिंग है उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा होगा 30 डिग्री। तो लेकिन आपको ये मालूम है कि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, तो यहाँ से यहाँ क्या करेगी, हीट फ्लो करेगी। जब हीट फ्लो करेगी तो ये एब्जॉर्ब करेगा, जब एब्जॉर्ब करेगा तो पिघलने लगेगा, दैट्स कॉल्ड मेल्टिंग। हाँ सर समझ गए, एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एंडोथर्मिक। और इसे इसका जो एग्जाम्पल होता है फॉर्मेशन ऑफ आइस, इसका एग्जाम्पल क्या, इसका है मेल्टिंग ऑफ आइस, इसका है फॉर्मेशन ऑफ आइस। देख लो समझ लो, कुछ नहीं, क्या ये फॉर्मेशन ऑफ आइस। सर कैसे फॉर्म होता है, आपको मालूम है आइस कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ आइस कैसे फॉर्म होता है। जैसे आपने कोई रखा लिक्विड, ये रहा लिक्विड। अब आपको मालूम है जो लिक्विड है, लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मान लो ये है 40 डिग्री, इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। और आपको मालूम है आइस बनाने के लिए कितना चाहिए, 0 डिग्री चाहिए। मतलब इसको अपनी हीट क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जब ये अपनी हीट निकालेगा, रिलीज़ करेगा तो 40 से 30 बनेगा, 30 से 20, 20 से फिर 10, ठंडा हो जाएगा, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 पे क्या होगा, वो आइस बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ बनने के लिए उसको हीट क्या करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा। इसलिए आप डालते इसको किसके अंदर, फ्रीजर डालते, इसके अंदर फ्रीजर के अंदर डालते हैं। वहाँ पे होता है क्या, वो हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी पूरी हीट निकाल लेता है। मतलब ये क्या करता है, रिलीज़ करते रहता है और वो निकालते रहता है। समझ गए। तो यहाँ से जाते वक्त अगर लिक्विड को आपको क्या करना है, आइस बनाना है, तो क्या करोगे, ये मान लो ये कितने पे, 40 डिग्री पे, ये कितना है, 0 पे। तो यहाँ से यहाँ करते हो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपना जो 40 अमाउंट ऑफ हीट इसने लेकर रखा है, जो 40 इसने हीट लेकर रखा है, उसको क्या करेगा, वो निकालेगा, लो भाई लेके जाओ, दैट्स को रिलीज़ करेगा। क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, कम होते क्या बनेगा, 0 बन जाएगा, और उस पर वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो इसमें ये क्या करेगा, हीट रिलीज़ करेगा, और जिसमें हीट रिलीज़ करता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो मैंने आपको एग्जांपल भी आपको मैंने सिंपल तरीके से आपको बता दिया।
समझ गए? ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं वो आप देख सकते हो। मेन होते क्या हैं, उनका एक एग्जांपल और कुछ अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दिया। बस याद रखना, एंडो मतलब हीट इंटर करती है, कंबाइन करती है, आती है। आएगी तो बोलेंगे एंडो, जाएगी तो बोलेंगे एक्सो। अगर हीट आए तो एंडो, जाए तो एक्सो। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं सर। अब जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसको समझते फिर आपका आज का टॉपिक क्या होगा अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। तो उसको नोट कर लेंगे, फिर करते हैं अपन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो आपका लास्ट टॉपिक है आज का, उसका नाम क्या है आपका, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है असल में। इसको पढ़ाया जाए तो आपको, क्योंकि 12th का एक चैप्टर होता है केमिस्ट्री के अंदर, 12th का चैप्टर है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स। तो वहाँ पर इसको पढ़ाया जाता है, असल में इन डिटेल पढ़ाया जाता है, काफ़ी अच्छे से वहाँ बताया जाता है कि कोई रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन होता है तो उसका रेट क्या होता है। इसको मैं आपको बताने की कोशिश, आपकी बुक में जितना है उसको बताऊँगा एक अलग तरीके से बताऊँगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, थोड़ा सा आपको समझ में भी आएगा। थोड़ा ट्राई करना समझने की, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन काफ़ी सिंपल है। काफ़ी क्या है, सिंपल है। सिर्फ अंडरस्टैंड कर लो, पेपर में आएगा तो एक बार लिख देना, छोड़ना मत। अगर पेपर में कोई भलती में आ गया, अगर आप बदनसीब हो तो आपको आ गया तो क्या करेंगे, इसको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करके रखना है तो सिंपल आपको समझ में आएगा। एक ही चीज़ आपको समझ में आएगी, सिर्फ करते रहेंगे आप नोट। देखो अभी है क्या सर, ये क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको मालूम है कि केमिकल रिएक्शन होता है, उसका रेट होता है। रेट मतलब सर रफ्तार, रेट मतलब रफ्तार। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे मैं बोलूँ कि ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। तो ए और बी जब रिएक्ट करेंगे तो तब सी बनाएंगे। अब ए और बी का रिएक्ट करने की रेट क्या है, ए और बी का रिएक्ट करने का रफ्तार क्या है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, इसको द टाइप्स ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब अलग अलग रिएक्शंस अलग अलग रेट पे होती है, अलग अलग रिएक्शंस अलग अलग रेट पर होती है। ए और बी जब रिएक्ट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत तेज़ रिएक्ट कर लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत आराम से करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो करेंगे ही नहीं। तीन तरह के होते हैं, फास्ट, मॉडरेट एंड लेस। कुछ होंगे एकदम तेज़ करेंगे, कुछ एकदम मॉडरेट करेंगे, कुछ हम करेंगे एकदम आराम से करेंगे। तो तीन तरह के रिएक्शंस होते हैं। तो ए और बी का जो रेट है वो अलग अलग हो सकता है। ये जो रिएक्शन का रेट अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग बहुत तेज़ करेंगे, कुछ लोग बहुत मॉडरेट और कुछ लोग बहुत सुस्त करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे एग्जांपल आपका है कुकिंग गैस स्टार्ट बर्निंग ऑन इग्निशन। आपको मालूम है अगर आप बर्नर को, अगर आप आपके घर में जो अगर गैस होगा, कुकर होगा, अगर आप गैस को जब ओपन करते हो तो उसमें से फटाक से आग निकलने लगती है ना। जब आप गैस ओपन करते हो तो इस यहाँ से फटाक से आग जो है वो क्या होने लगती है, इग्नाइट होने लगती है। दैट्स कॉल्ड इग्निशन, मतलब आग पकड़ लेती है। हाँ सर, जैसे आपने चालू किया गैस चालू किया आपने हल्का सा मारा और चिंगारी दी और वो आग पकड़ लिया, चिंगारी दी और वो आग सिंपल तरीके से पकड़ लिया। तो ये जो रिएक्शन था चिंगारी का और ये गैस का जो रिएक्शन था, जिससे आग निकल रही है, जिससे आग इग्नाइट हो रही है, वो बहुत फास्ट था। दैट इज़ अ फास्ट केमिकल, मतलब दैट इज़ अ फास्ट रिएक्शन, बहुत फास्ट रिएक्शन। अरे मालूम है, रोज़ करते हो घर में, लड़कियाँ तो रोज़ करती हैं, लड़कियाँ तो रोज़ करती सिंपल तरीके से। अरे भैया चालू की गैस, वहाँ से गैस निकला, फिर हल्का सा लाइटर से क्या दिया, चिंगारी दिए, तो चिंगारी और गैस के बिटवीन क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, वो बहुत फास्ट होता है और बर्नर में आग, बर्नर बोले या फिर आपका जो चूल्हा वहाँ पे आग पकड़ लेती है। तो उसका जो रेट है वो काफ़ी तेज़ होता है। वो जो रिएक्शन है गैस का और वो चिंगारी के बिटवीन जो रिएक्शन हो रहा है वो काफ़ी तेज़ होता है, जिसको से आग बर्नर पर मतलब पकड़ लेता है। समझ गए सर? तो ये काफ़ी जो रिएक्शन काफ़ी तेज़ हो रहा है, दैट्स कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है उसका रेट निकालना इतना आसान नहीं, बहुत फास्ट में कुछ चीज़ सेकंड में हो जाता है। हाँ सर। अब एक कुछ रिएक्शन होते हैं जो बहुत आराम से होते हैं। एग्जाम्पल सर, जैसे आपको रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आपके घर में जो रॉड वगैरह है, आपने सोना लेके आया है, आपने चांदी लेके आया, उसमें जो रस्टिंग का जो प्रोसेस होगा वो क्या एक दिन हो जाएगा? नहीं सर, बहुत टाइम लगेगा। जैसे आपने आज सोना लाया, आपने आज सिल्वर लेके आया, या आपके इर्द गिर्द बहुत सारे मटेरियल्स पड़े हुए हैं, लोखंड है, फेरस है, एल्यूमिनियम है, तो क्या वो आज ही मतलब उन पे रस्टिंग हो जाएगी? आप जो बर्तन यूज़ करते हो घर के अंदर, क्या वो एक ही दिन में काले पड़ जाते हैं? नहीं सर, बहुत टाइम लगता है। उनका रस्टिंग होने के लिए बहुत टाइम लगता है, उनका जो केमिकल रिएक्शन है ये बहुत टाइम लगता है। दैट्स कॉल्ड वेरी लो, वेरी सुस्त तरह का रिएक्शन, वेरी क्या होता है, सुस्त तरह का रिएक्शन होता है। तो मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। समझ गए कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, कुछ होते हैं बहुत तेज़, कुछ बहुत मॉडरेट और कुछ बहुत स्लो होते हैं। दैट्स कॉल्ड टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मतलब उनकी रेट अलग अलग हो सकती है। समझ गए सर? उसका मैं बात कर रहा हूँ कि आप केमिकल रिएक्शन का रेट क्या बढ़ा सकते हो? क्या जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या उसका रेट आप बढ़ा सकते हो? क्या उसकी रफ्तार बढ़ा सकते हो? हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हो, बिल्कुल आप बढ़ा सकते हो। बाय यूजिंग टेम्परेचर, बाय यूजिंग प्रेशर, मतलब अलग अलग तरीके हैं, उनको क्या करना है, आपको समझना है। इसी के अंदर हम पढ़ने वाले कि किस तरह से कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका रेट क्या हम बढ़ा सकते हैं। कैन वी इंक्रीज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन? कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या हम उसका रेट बढ़ा सकते हैं? तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, उनको क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर से केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ता है।
किन किन फैक्टर से केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ता है, मतलब केमिकल रिएक्शन का होने का जो रफ्तार है वो बढ़ता है किससे है, उसको क्या करेंगे हम समझने की कोशिश करेंगे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको मालूम है ये बहुत फेमस एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है कि विंटर के टाइम, मतलब वो सब कहानी है, विंटर के टाइम मतलब सर्दी के टाइम होता क्या है, लॉन्ग टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है मिल्क कॉर्ड बनने के लिए। अगर आप ठंडी के मौसम में अगर आप कॉर्ड बना रहे हो, कॉर्ड मतलब दही वगैरह ना, दही अगर बना रहे हो मिल्क से, किसमें विंटर के टाइम, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, मालूम है ना। विंटर में अगर आप बना रहे हो दही वगैरह तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आप वही गर्मी बनाओगे, गर्मी वगैरह समर वेकेशन के अंदर अगर आप बनाओगे तो आपको मालूम है कि मिल्क से कॉर्ड जल्दी बन जाएगा, मिल्क से कॉर्ड जल्दी बन जाएगा, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। समर के अंदर अलग टेम्परेचर है, विंटर के अंदर अलग टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्क पड़ रहा है। जब विंटर था तो कॉर्ड बनने का जो प्रोसेस था वो स्लो था, मतलब रिएक्शन स्लो था। जब समर के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा था तो रिएक्शन क्या हो गया, जल्दी हो गया, जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, जल्दी हो गया। मतलब टेम्परेचर की वजह से केमिकल रिएक्शन का रेट फर्क पड़ता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, वी हैव टू डिस्कस। ये पेपर में ज़्यादा नहीं आता, सिर्फ आपको समझ लेना है। मैं आपको कोशिश करूँगा अंडरस्टैंड कराने की एकदम अच्छे वे में। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर, इसको नोट कर लेंगे, फिर अपन करते हैं इसको। देखो देखेंगे कुछ 4-5 तरीके हैं, कुछ 5-6 तरीके हैं, उनसे क्या कर सकते हैं यार, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको समझना है, सिर्फ क्या करना है, समझना है। सबसे पहला जो तरीका है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या है वो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सबसे पहले क्या है इसका, नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सबसे पहला क्या है आपका, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब आपका रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, समझना सब एकदम मजेदार है, काफ़ी हलवा है, मैं आपको बताऊंगा एकदम अच्छे तरीके से। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब आपने जो रिएक्टेंट यूज़ किया है, देखो A+B गिव C। जब A और B जब रिएक्ट करेंगे तब क्या बनेगा, C बनाएंगे। A और B क्या दो रिएक्टेंट है, अब A और B दो रिएक्टेंट है, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तब C बनेगा ना, जब A और B रिएक्ट करेंगे तब C बनेगा। अब A और B दोनों कैसे हैं, ये दोनों जो रिएक्टेंट कैसे सुस्त है, एकदम मस्त में सो रहे, ये भी सो रहा है, ये भी सो रहा है, दोनों मस्त में, तो क्या रिएक्शन तेज़ होगा, क्या उसका जो रिएक्शन का जो रेट है ज़्यादा होगा, नहीं सर। अगर ये दोनों कैसे हो, काफ़ी तेज़ हो, काफ़ी कैसे हो, तेज़ हो। ए और बी जो रिएक्टेंट है, आपको मालूम 2 तरह के रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स आर 2 टाइप्स, एक मोर रिएक्टिव और एक लेस रिएक्टिव। अगर ए और बी दोनों कैसे होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे तो इनका जो रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाँ सर, मतलब आपके जो रिएक्टेंट्स है वो कैसे हैं, वो मोर रिएक्टिव है या फिर लेस रिएक्टिव है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर मोर रिएक्टिव होंगे, एकदम हलवा है, अगर मोर रिएक्टिव होंगे, ज़्यादा उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो उनका जो रेट होगा रिएक्शन का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मोर रिएक्टिव होंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा, जल्दी हो जाएगा, तो उनका रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब उनका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन होने की रफ्तार क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब अगर मोर रिएक्टिव है तो उनका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ गए। और अगर लेस है तो क्या होगा, अगर लेस रिएक्टिव है, एकदम सुस्त है, एकदम बैठे हुए सो रहे, तब रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, कम होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। अगर ए और बी है और बनाएंगे सी बनाएंगे, और ए और बी दोनों कैसे हैं, मोर रिएक्टिव है, एकदम रिएक्टिव, एकदम एनर्जेटिक है, तो मोर रिएक्टिव है तो उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जल्दी हो जाएगा, वो आपस में मतलब रिएक्शन तेज़ करेंगे, मतलब उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या ज़्यादा होगा। अगर लेस रिएक्टिव होंगे, मस्त सो रहे, आराम से सो रहे, तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, आराम से होगा, सुस्त होगा, कम होगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसा होगा, कम होगा। बस याद रखना, अगर मोर रिएक्टिव ज़्यादा होगा, अगर लेस रिएक्टिव तो कैसा होगा, कम होगा, बस याद रखना, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं सर। मोर होंगे ज़्यादा होगा, लेस होगा तो कम होगा। फिर सेकंड क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल। क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइज ऑफ पार्टिकल कि पार्टिकल का साइज क्या है, पार्टिकल का साइज क्या है, मतलब ए और बी दो पार्टिकल है, ए और बी दो क्या है, पार्टिकल है। देखो एग्जांपल समझना, मैं बोलूँ कि एक बीकर और एक बीकर, इस बीकर के अंदर पानी है, इसके अंदर क्या है, पानी है। मैं बोलूँ कि इसके अंदर मैं डाल दो शुगर, क्या डाल दो, शुगर मतलब शक्कर डाल दो, इसमें डाल दो शक्कर। अब यहाँ जो शक्कर है ना वो काफ़ी बड़े बड़े, इतने बड़े शक्कर है इसके अंदर, मिलता है ना शक्कर इतने बड़े बड़े, और यहाँ पे आपके छोटे छोटे वाले जो आपके घर में मिलते हैं, कौन सा जल्दी हल हो जाएगा, कौन सा रिएक्शन ज़्यादा तेज़ होगा, हल होने का मतलब इसमें कौन जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये बड़ा वाला है, इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, ये ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो काफ़ी आराम से होगा, कि बड़ा है, टाइम लगेगा घुलने में। लेकिन ये छोटा है, इसका साइज़ छोटा है, तो ये जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर, मतलब इसका जो रिएक्शन है वो क्या होगा, तेज़ होगा। मतलब साइज़ जितनी छोटी होगी, देखो साइज़ ऑफ पार्टिकल जितना छोटा होगा रिएक्शन उतना तेज़ होगा। मतलब ये आपस में कैसे इन्वर्सली है, रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए। साइज ऑफ पार्टिकल जितना ज़्यादा होगा, रेट उतना कम होगा।
आराम आराम से ये इसमें हल होगा। ये जितने छोटे होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। समझ गए? मतलब पार्टिकल साइज डिपेंड करता है। अगर पार्टिकल बड़ा है तो वो डिजोल्व होने के लिए या फिर वो रिएक्शन करने के लिए बहुत टाइम लेगा, लेकिन अगर छोटा सा है तो रिएक्शन काफ़ी क्या होगा, काफ़ी तेज़ होगा। समझ गए? मतलब ये आपस में कैसे इन्वर्सली है, साइज जितना छोटा रिएक्शन उतना ज़्यादा, आपस में कैसे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ गए? बस ये आपको ये याद रखना है साइज ऑफ पार्टिकल के अंदर कि इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल इज बिग और बिग होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, कम होगा। अगर साइज कैसे होगी, छोटी होगी तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, ज़्यादा होगा। छोटी साइज तेज रिएक्टिव, बड़ी साइज कम रिएक्टिव और कम रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। साइज जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा, साइज जितनी छोटी होगी छोटी होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। थर्ड क्या है सर? थर्ड है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ना, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब कंसंट्रेशन कुछ क्या है फर्क, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सब एकदम हलवा दिखते रहो बस। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आपको मालूम है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? कि आपको मालूम है रिएक्टेंट दो तरह के मिलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट दो तरह के मिलते हैं। आपको मालूम है एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेटेड। क्या होता है सर ये? समझना, सब अंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं, सब के सब क्या है, अंडरस्टैंडिंग है। देखो रिएक्टेंट दो तरह के मिलते हैं। रिएक्टेंट जो होते हैं आपके रिएक्टेंट वो दो तरह के मिलते हैं। एक होता है कंसंट्रेटेड, कैसा होता है, कंसंट्रेटेड, कैसा कंसंट्रेटेड। और एक होता है कैसा डाइल्यूट, कैसा होता है, डाइल्यूएंट होता है, कैसा डाइल्यूएंट, दैट्स कॉल्ड डाइल्यूएंट। एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूएंट। दो तरह के आपको मिलते हैं। कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर दो मिलती है, एक होती है 100% प्योर और कैसी होती है, अनप्योर। वैसी है रिएक्टेंट है तो एक होगा कंसंट्रेटेड, एक होगा डाइल्यूट। मतलब सर कंसंट्रेटेड मतलब 100% प्योर, कैसा होगा, 100% प्योर होगा, एकदम प्योर माल है। और इसका मतलब कि कुछ पानी मिला हुआ है, कुछ पानी है, कुछ वाटर, कुछ क्या इसके अंदर वाटर मिला हुआ है, कुछ वाटर क्या इसके अंदर मिला हुआ है, दैट्स कॉल्ड डाइल्यूएंट। मतलब पानी मिला हुआ, क्या पानी मिला हुआ। मतलब आपने दूध लेके आए, अरे बहुत एग्जांपल है। आप जो दूध लेके आए वो 100% दूध आपने अगर लेके आया, दैट्स कॉल्ड प्योर वाटर, दैट्स कॉल्ड प्योर मिल्क, दैट वाज कंसंट्रेटेड। वो मिल्क कैसा आपका कंसंट्रेटेड है, 100% प्योर है। लेकिन अगर आपने उसके अंदर पानी मिक्स कर दिया तो दूध के अंदर पानी आ गया, मतलब वो क्या हो चुका है, डाइल्यूएंट। तो आपका वो मिल्क कैसा डाइल्यूएंट है और वो एक क्या होगा आपका कंसंट्रेटेड। समझ गए? एक होता है 100% प्योर, एक क्या होता है अनप्योर। जो 100% प्योर है दैट्स कॉल्ड कंसंट्रेटेड, और एक कुछ चीज़ इसमें कुछ मिलावट है, पानी मिला है या कुछ चीज़ और मिली हुई है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, डाइल्यूएंट। मेन मोस्टली अपन पानी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कोई भी सोल्यूशन होता है ना, कोई भी सोल्यूशन होगा तो दो तरह का होता है। कोई भी सोल्यूशन या कोई भी रिएक्टेंट दो तरह का होता है, एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड मतलब 100% प्योर, 100% प्योर। इसका मतलब होता है 100% प्योर नहीं होता, अनप्योर होता है। मतलब उसमें कुछ चीज़ें मिलावट होती है, मतलब पानी मिला दिए या कोई और दूसरी चीज़ उसके अंदर मिला के रखा जाता है। कोई भी चीज़ होगी तो दो होगी, एक होगी कंसंट्रेटेड, एक होगी डाइल्यूट। इसका मतलब कि 100% प्योर, इसका मतलब कुछ पानी इसके अंदर क्या होगा, मिला होगा, दैट्स कॉल्ड डाइल्यूट। ये काफ़ी तेज़ होगा, प्योर है ना, कैसा होगा, काफ़ी मोर रिएक्टिव होगा। कैसा होगा, तेज़ है काफ़ी, तो मोर क्या होगा, ये रिएक्टिव होगा। और चूंकि इसमें पानी मिला हुआ तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई, मतलब उसका स्वाद कम हो गया एक तरह बोल सकते हैं। तो ये लेस, कैसा, ये लेस रिएक्टिव, लेस कैसा, ये स्वाद में। ये 100% स्वाद अच्छा है ना, मतलब मोर रिएक्टिव है। ये क्या, लेस रिएक्टिव होगा। और आपको मालूम है अगर मोर रिएक्टिव होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, सर ज़्यादा होगा। बस वही तो, लेस होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, कम होगा। बस यही तो चार्ट है, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं सर। कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट, ये क्या होता है 100% प्योर। ये कैसे होते हैं, कुछ पानी मिला होगा, दैट्स कॉल्ड अनप्योर, दैट्स कॉल्ड डाइल्यूएंट। मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द रिएक्टेंट्स, दैट कॉल्ड व्हाट, डाइल्यूएंट। ये कैसे होंगे, 100% प्योर होंगे, इनके अंदर कोई मिलावट नहीं होगी। तो 100% प्योर है मतलब मोर क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे। ये कुछ पानी मिला है मतलब ये क्या है, थोड़े से अनप्योर, दैट्स व्हाट्स लेस रिएक्टिव। मतलब अब ये मोर रिएक्टिव होंगे, जब मोर रिएक्टिव है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, अगर लेस रिएक्टिव है तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा होगा, कम होगा। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, मजा एकदम। कोई भी चीज़ होगी, एग्जाम्पल कोई भी चीज़ होगी, जैसे आपका HCl है तो HCl दो तरह का होता है, एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूएंट। कोई भी H2SO4 है तो दो होगा, एक कंसंट्रेटेड, एक क्या होगा, डाइल्यूट होगा। समझ गए? आपकी केमिकल्स वगैरह जो यूज़ होते हैं आपके लैब वगैरह के अंदर, वो आपको ज़्यादातर डाइल्यूट देते हैं, कंसंट्रेट नहीं देंगे। अगर वो कंसंट्रेट देने लगेंगे ना तो आपको दूर थोड़ा जाके सेफली, अच्छे से सेफली तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। कोई भी चीज़ दो तरह की होती है, कंसंट्रेटेड, एक डाइल्यूट। डाइल्यूट आपको आसानी से मिल जाएगा, कंसंट्रेटेड आपको जल्दी नहीं मिलेगा, वरना लोग मारेंगे। क्या बताया जाए कि अलग अलग जगह पर लोग गलत यूज़ करेंगे इसका कंसंट्रेटेड का। बहुत सारे जो एसिड्स वगैरह होते हैं, हमले होते हैं, एसिड्स वगैरह के हमले होते हैं, वो बिकॉज ऑफ कंसंट्रेट इसके से होते हैं। डाइल्यूट से कुछ नहीं होता। अगर आप डाइल्यूट HCl पी लो, ऐसे मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर उसको पी लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, वो कैसा डाइल्यूट है, पानी मिला हुआ है इसके अंदर, पानी मतलब नुकसान होगा लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वो आप कंसंट्रेट पी लो, H2SO4 आप पी लो, व्हाट कंसंट्रेट पी लो, तो आपका पूरा फेफड़ा और सब ऐसा फट जाएगा, पूरा हाथ तो पूरा से जल जाएगा। समझ गए? लंग्स वगैरह आपके खराब हो जाएंगे।
अगर आपने लैब वगैरह के अंदर अगर आपने एहतियात नहीं बरता तो आपको ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, समझ गए। लेकिन आपको जल्दी देते नहीं है, ज़्यादातर आपको डाइल्यूट देंगे, कंसनट्रेट ज़्यादा देते नहीं है, लैब वगैरह के अंदर ज़्यादातर आपको कंसनट्रेटेड देते नहीं है, कुछ जगह देते हैं। थोड़ा सा आपको अच्छे से सेफली आपको उसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, और कुछ नहीं, समझ गए। तो आपको समझ गए कोई भी रिएक्टेंट दो तरह का होता है, कंसनट्रेटेड और व्हाट, डाइल्यूट। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये होगा आपका थर्ड नंबर का, नोट कर लेंगे इसको। फिर फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर मतलब सर क्या, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, बढ़ेगा ना, क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, देखो कोई भी रिएक्शन हो रहा है एक लो टेम्परेचर पे, जैसे मैं आपको बोलूँ, मैं बहुत सा एग्जांपल है। टेम्परेचर देखो क्या होता है, टेम्परेचर से क्या होता है, टेम्परेचर से क्या होता है, आप घर में भी पानी है, क्या ये पानी है, इसको कहा गया आप पानी को क्या कीजिए, गर्म कीजिए। अब यहाँ से हीट दे रहे हो, यहाँ से आप हीट दे रहे हो, और यहाँ फिर से एक बाजू फिर से पानी रखा हुआ है, यहाँ पे हीट दे रहे हो, ये ए है और ये बी है, ये पानी है दोनों, इसके अंदर क्या दोनों पानी भरा, यहाँ से क्या करो, उसको हीट दे रहे हो। यहाँ पर जो हीट दे रहे हैं वो दे रहे हैं आप 30 जूल, कितने 30 जूल आप हीट दे रहे हो, ये हीट की यूनिट है 30 जूल। मतलब इसका टेम्परेचर क्या कम होगा, देखो टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब हीट ज़्यादा है। अगर इस रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी के टाइम क्या होता है, टेम्परेचर और हीट का फंडा रखना, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा हीट उतनी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर मतलब अभी रूम का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है बिकॉज ऑफ ठंडी का मौसम है, तो टेम्परेचर क्या कम तो हीट कम। टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, फिर हीट बढ़ेगा। टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो हीट बढ़ेगा। ऐसा बोलो कि हीट बढ़ाओगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हीट बढ़ाओगे तो जो टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये 30 जूल है, किसकी यूनिट होती है, किसकी, हीट की। और यहाँ आप दे रहे हो कितना पता है, आ जाओ, मान लो यहाँ का टेम्परेचर है 30 और यहाँ का टेम्परेचर है 80, तो आपको मालूम है यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब यहाँ ज़्यादा हीट मिलेगी, तो पानी जल्दी गर्म होगा कि आराम से होगा, जल्दी होगा। सर इसका पानी बहुत जल्दी गर्म कर जाएगा, इसका पानी आराम से गर्म करेगा, बिकॉज ऑफ इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा पानी उतना पानी का जो गर्म होने का रेट है वो उतना ज़्यादा होगा, मतलब रिएक्शन का रेट उतना ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा, पानी उतना तेज़ गर्म होगा, पानी जितना तेज़ गर्म होगा उसका रेट उतना ज़्यादा होगा, उसका उतना रेट ज़्यादा होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर, कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है रेट उतना ज़्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज़्यादा होगा, समझ गए। टेम्परेचर बहुत अच्छा फंडा होता है, टेम्परेचर बढ़ा दो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अपने से बढ़ जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल लिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप खाना बनाते हो, यू आर मेकिंग खाना बनाते हो और एक खाना बन रहा है। अब आपको मालूम है अगर आप उसका जो खाना बनाते हो अगर उसको ज़्यादा हीट दोगे, उसको ज़्यादा तेज़ पे रखोगे तो ज़्यादा हीट मिलेगी तो जल्दी खाना बन जाएगा। लेकिन अगर आराम से करोगे तो खाना क्या होगा, आराम से बनेगा। खाना बनने का जो रिएक्शन क्या होगा, आराम से होगा, समझ गए, सिंपल है ना। अपने हर जगह तो ये अपन यूज़ करते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो चीज़ जल्दी पक जाएगी, मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे चीज़ें जल्दी हो जाती है, मतलब चीज़ों का जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं सर कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर क्या है सर, टेम्परेचर क्या है, लास्ट आपका कैटलिस्ट, क्या आपका कैटलिस्ट है सर। ये क्या है सर, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट खाते कैटलिस्ट, वो नहीं, दूसरा है सर। ये कैटलिस्ट क्या होता है, देखो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, ये होता है कि दो लोग कोई रिएक्ट कर रहे हैं, ए और बी दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों काफ़ी सुस्त है, काफ़ी लेस रिएक्टिव है, ना ये इससे रिएक्ट कर रहा है ना ये इससे रिएक्ट कर रहा है। अब ये बीच में, अब आप यूज़ करते हैं कैटलिस्ट। इस रिएक्शन को स्टार्ट करना है, क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट द रिएक्शन। ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इनको चाहिए पुशअप, समझ लो एग्जाम्पल क्या है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। ए और बी दो लोग हैं, दोनों काफ़ी लेस रिएक्टिव हैं। वो चाहते हैं कि रिएक्ट करें लेकिन उनको कोई धक्का देना चाहिए, मतलब उनको थोड़ा धक्का दो ताकि वो रिएक्शन कर जाए। तो आप यूज़ करते हैं कैटलिस्ट, वी आर यूज व्हाट, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, बहुत तरह के कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट बहुत तरह के होते हैं। तो वी आर यूज द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करेगा, वो कैटलिस्ट आएगा, जैसे मैंने यूज़ किया सी, मतलब कैटलिस्ट आएगा, इन दोनों का रेट, ये जो रिएक्शन होने का जो रेट है अभी आराम से है, तो उनको क्या करेगा, इसका जो रेट है वो क्या करेगा, बढ़ा देगा और बाद में फिर निकल जाएगा। काम क्या है उसका, केमिकल रिएक्शन के अंदर आना, इनका रेट बनाना और निकल जाना, दैट्स कॉल्ड कैटलिस्ट। समझ गए क्या होता है। अपनी लाइफ के अंदर बहुत लोग ऐसे आते हैं, दो दोस्त है, एक आता है, उन दोनों के दरमियान लफड़ा वगैरह या फिर फाइट वगैरह मतलब कराया जाता है, फिर बाद में निकल जाता है। दो लोग के बिटवीन क्या करेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, फिर बाद में निकल जाएगा, समझ गए। तो ऐसे लोग से दूर रहने का, दैट्स व्हाट कैटलिस्ट। अब जरूरी नहीं कि कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक क्या होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट। कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो दो लोग के दरमियान आएंगे, लोगों का जो झगड़ा है, जो प्रॉब्लम क्या सॉल्व करके निकल जाएंगे, बोले अच्छा बंदा आया था, तो दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो लाइफ के अंदर क्या बनो, पॉजिटिव कैटलिस्ट बन के घूमो, समझ गए। दो लोग के बिटवीन घुसो, उनका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो और निकल जाओ,
बस यही होना चाहिए, रहना भी नहीं है, क्या करना, निकल जाना है। दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। अच्छे लोग वही होते हैं ना जो दो लोग के दरमियान जो कुछ झगड़ा लड़ाई हो रहा है उसको सॉल्व करेंगे और क्या होंगे, सिंपल तरीके से वो गायब हो जाएंगे, निकल जाएंगे। दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट, समझ गए। और एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, दो अच्छे खासे लोग के बिटवीन झगड़ा लड़ाई करा के निकल जाएंगे। दैट्स कॉल्ड व्हाट, नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट, बस वही है। मतलब अब यहाँ पर जो कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन में आना, रिएक्शन में आएगा, इनका रेट बढ़ा देगा। अभी आराम से रिएक्शन कर रहे हैं तो इनका रेट क्या करेगा, बढ़ा देगा और निकल जाएगा। दैट्स कॉल्ड कैटलिस्ट। दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, समझ गए, समझ गए सर। दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो यहाँ पर समझ गए क्या होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, ये इसको द कैटलिस्ट विच इज़ द इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, देखो विच इज़ increases the rate of chemical reaction, which is increase the rate of chemical reaction, but do not participate the chemical reaction में participate नहीं करेगा, वो participate नहीं करेगा, समझ गए। वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस आएगा, रेट बढ़ाएगा और निकल जाएगा, और कुछ नहीं, समझ गए। दैट्स कॉल्ड कैटलिस्ट। दैट्स कॉल्ड कैटलिस्ट विच इज इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, कैटलिस्ट। दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव। ये करते क्या हैं, ये आएंगे रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगे, इन्वॉल्व मतलब आएंगे, उसका रेट बढ़ाएंगे और निकल जाएंगे, बस इनका यही काम है। दैट्स कॉल्ड व्हाट, कैटलिस्ट, समझ गए। कोई जैसे मैं बोलूँ कि एक रिएक्शन है KClO3, ये जो रिएक्शन है इसको आप हीट दो ना, हीट देने के बाद भी रिएक्शन तेज़ नहीं होता। अगर आप इसको हीट भी दे दो तो भी रिएक्शन का जो रेट है बहुत आराम से होता है, तो इसको चाहिए कैटलिस्ट। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं, वी आर यूज़ मैग्नीज ऑक्साइड यूज एज अ कैटलिस्ट, और ये इसका रिएक्शन का रेट क्या करता है, बढ़ा देता है, और ये कुछ टाइम में हो जाता है, कुछ टाइम में ये हो जाता है और बनता है KCl और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन होता है यहाँ पर MnO मैग्नीज ऑक्साइड यूज एज अ कैटलिस्ट, समझ गए। इसको यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट करता क्या है, ये इसमें आएगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा और निकल जाएगा। देखो इसके अंदर कहीं दिख रहा है मैग्नीज ऑक्साइड, नहीं, वो अंदर ही अंदर आता है, रेट बढ़ाता है और निकल जाता है। देखो इस रिएक्शन के अंदर कहीं मैग्नीज ऑक्साइड नहीं है, लेकिन वो अंदर काम करके जा चुका है। दैट्स कॉल्ड व्हाट, मैग्नीज ऑक्साइड, समझ गए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अपन कैटलिस्ट को क्या करते, यूज़ करते हैं, उसको यहाँ बीच में अपन लिख देते हैं कि अपन रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज़ किया, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, समझ गए। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये इस तरह से आप कुछ तरीके से, मैं D और E लास्ट आपका कैटलिस्ट, इन तमाम तरीके से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ा सकते हो, समझ गए। फर्स्ट आपका व्हाट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि आपने किस तरह का रिएक्टेंट लिया है, अगर मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। अगर मोर रिएक्टिव होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, अगर लेस रिएक्टिव होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, घटा देगा, खत्म। ऐसे आपको याद रखना है बस। सेकंड क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल। अगर पार्टिकल साइज काफ़ी ज़्यादा है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर साइज का पार्टिकल का साइज ज़्यादा है तो डिजॉल्व होने के लिए, हल होने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा उसका, काफ़ी स्लो होगा, आराम से होगा। लेकिन छोटा होगा तो जितना मतलब फास्ट करेगा, मतलब साइज जितना छोटा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। फिर लास्ट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जो आपने यूज़ किया है वो कैसा है, वो डाइल्यूट है कि कैसा है। अगर कंसंट्रेटेड होगा, प्योर होगा, मोर रिएक्टिव होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, ज़्यादा होगा। अगर लेस रिएक्टिव होगा तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। फिर तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। फिर लास्ट क्या था आपका, कैटलिस्ट था। कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। कैटलिस्ट करते हैं, रिएक्शंस में आएंगे, पार्टिसिपेंट बिल्कुल नहीं करने वाले, रेट बढ़ाएंगे और निकल जाएंगे। दैट्स कॉल्ड व्हाट, कैटलिस्ट, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं रहा तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको एक अलग तरीके से बताया, बुक के अंदर थोड़ा सा अलग लिखा हुआ था, चीज़ समझ में नहीं आती है, लेकिन मैंने एक अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश की, जिसको नोट कर लेंगे। और आज का लेक्चर ये भी क्या करते हैं, अपन इसको एंड करते, खत्म करते। फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर एक आध लेक्चर और, 2 लेक्चर बनेंगे इनमें, बस आपका चैप्टर क्या होगा अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। तो पढ़ाई करते रहें और क्या करें, बच्चों को शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने दोस्त सर्कल में क्या करें, इसको शेयर करें। और कुछ डाउट रहे तो आपका भाई अभी जिंदा है, क्या करना है आपको, अच्छे से इसको कमेंट करना है और आई ट्राई टू गिव, मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा आपको आपका आंसर देने का। तो पढ़ाई करते रहें, मैं मिलता हूं उसके नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए ओके बाय।